सेंटेंस टाइप्स, पंक्चुएशन, एक्टिव पैसिव। पहले क्या करें? पंक्चुएशन करें। अच्छा बेटा, पंक्चुएशन में आपने, चूंकि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई शख्स स्कूल नहीं भी गया पुराने दौर में भी, तो उस शख्स को भी कम से कम, क्योंकि कुरान मजीद से हमारे पुराने लोग ज़्यादा मुराजात किया करते थे ना, आज के ज़माने में भी होती है लेकिन वो चीज़ नहीं रही, तो रमूज़ औक़ाफ़ से कमोबेश सारे लोग वाकिफ़ थे कि बाज़ औक़ात कुरान मजीद पढ़ते हुए कहीं पे जज़म वाली जीम होती है, ठीक है, कहीं पे ला लिखा होता है, कहीं पे जे लिखा होता है, ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे रुकना है। आयत का तो सबको मालूम होता है, एक दायरा होता है, वहाँ पे तो रुकना ही है, लेकिन बाज़ औक़ात उसके ऊपर भी ला लिखा होता है। तो ये कुर्रा हज़रात समझाया करते थे, हुफ़ाज़ मसाजिद में, मदारिस में पढ़ाया करते थे कि रमूज़ औक़ाफ़ क्या चीज़ होती है। अब रमूज़ औक़ाफ़, ये जो पंक्चुएशन होती है, ये किस मकसद के लिए होती है? अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो कहीं पे रुक रहा हूँ, कहीं पे दोबारा अपनी बात को जारी कर देता हूँ और कहीं पे जाके सेंटेंस कंप्लीट कर देता हूँ, तो आपको मालूम पड़ जाता है कि बात मुकम्मल हो गई है। अब देखा, मैंने कहा मुकम्मल हो गई है तो आगे कुछ भी नहीं बचा, इस लहजे में कहा है कि बात मुकम्मल हो गई है। तो हम जब कोई चीज़ लिख रहे होते हैं, अच्छा ये याद रखना कि नुक्ते, वैसे तो राइटिंग इंसान की अपनी ईजाद है, लेकिन नुक्ते भी इंसान ही की ईजाद हैं। नुक्ते जो होते हैं, डॉट्स, पॉइंट्स, फुल स्टॉप्स, ये इंसान ही की ईजाद है। इंसान ने खुद इनको इन्वेंट किया है राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए, इमला को, डिक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, कारी के लिए, रीडर के लिए। वरना पुराने दौर में जो कुरान मजीद भी लिखा गया था वो बग़ैर नुक्तों के था, क्योंकि उस ज़माने में तहरीर में नुक्ते हुआ ही नहीं करते थे सिरे से। समझ आ रही है? ऐसे ही कुरान मजीद की आप सूरतों के नाम देखो तो किसी सूरत का नाम होता है अलिफ लाम मीम, किसी का होता है नून। अब ये नून क्या है? नून मछली को कहते हैं अरबी ज़ुबान में। समझ आ रही है? ऐसे ही जो जीम आप लिखते हैं, ये बैकग्राउंड नॉलेज, ये जो जीम लिखते हैं ये ऊंट की तरह का होता है। जीम जमल, जमल के लिए, और ये चाइनीज़ लैंग्वेज में आज भी है। समझ आ रही है ना? चाइनीज़ लैंग्वेज में हज़ारों ऐसे अल्फाज हैं कि जो चीज़ों की पिक्चर के ऊपर, पिक्टोरियल वर्ड्स हैं, वो पिक्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि जिस तरह की पिक्चर होगी। जैसे आप देखें ना, ये बा है उर्दू का, अरबी का, तो बा बैत को कहते हैं ना, बैत घर, तो घर की शक्ल का है घर। उन्होंने कहा कि हाँ इस तरह का होता है। जीम क्यों इस तरह लिखा जाता है कि ये ऊंट को जमल कहा जाता था, तो ये ऊंट की तरह का लिखा जाता था, उसकी शक्ल की तरह था। तो चाइनीज़ लैंग्वेज में भी ऐसे ही होता है। तो नुक्ते बहुत बाद में जाकर ईजाद हुए, नुक्ते बाद में जाके ईजाद हुए। नुक्तों से आगे बढ़ के इंसान ने फिर ये सोचा कि नुक्ते तो हो गए डिक्शन के लिए, इमला के लिए, अब ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए कि जो बात के स्ट्रेस को मुंतकिल कर सके, बात के उतार चढ़ाव को, मद्दो जज़र को, उसके अंदर जो तशदीद आती है, उसके अंदर जो इमदाद आती है, उसको मुंतकिल करने के लिए। बसा औक़ात आप अपनी बात को तवील करते हैं, ठीक है, बाज़ औक़ात आप कहीं पर रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, बसा औक़ात वो सकता लंबा हो जाता है, बाज़ औक़ात वो फिर वक्फा बन जाता है। समझ आ रही है? तो इस मकसद के लिए हम पंक्चुएशन यूज़ करते हैं। सो मिसाल के तौर पर आपके सामने एक चीज़ लिखी हुई हो और मैं इसको लिखने वाला हूँ, तो आपने मुझे बताना है इसका मीनिंग क्या होगा। स्टैंड नॉट सिट, क्या मतलब है? क्या कहने वाला क्या कह रहा है? उठो। अच्छा, मैं इसको इंग्लिश में से उर्दू में, तो इसको थोड़ी देर के लिए रहने दें, इसलिए कि
इंग्लिश में जो नॉट होता है वो उर्दू के मत की तरह यहाँ पे इस सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं हुआ, हम इसको लेते हैं यहाँ से। उठो मत बैठो, तो आप क्या समझते हैं इसका क्या मतलब होगा? दोनों मतलब, क्योंकि मैंने पहले आपको मेरे ख्याल में बताया हुआ है। हाँ, तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। इसमें एहतमाल है, मुहतमिलुल वजूह है, देयर आर चांसेस दैट इट मे मीन फर्स्ट कि उठ जाओ बैठो नहीं, और इट मे ऑल्सो मीन के उठो मत यानी बैठे रहो। पहला ये हो सकता है कि उठ जाओ, दूसरा हो सकता है कि बैठो, उठो नहीं। अब कौन सी चीज़ ऐसी होगी कि जो इन मतलब को या इन मीनिंग्स को पैदा करेगी? वो होगा कॉमा। ठीक है, अगर आप पहले कॉमा यूज कर लेंगे, एंड रिमेंबर कॉमा, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन, जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं ये लफ्ज़ के साथ मिलाकर लिखते हैं और स्पेस बाद में देते हैं। ये मिस्टेक नहीं करना पेपर में, अक्सर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं। दूसरी बात, कैपिटलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में। पहला लेटर, पहले वर्ड का, सेंटेंस का पहला वर्ड, उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा। प्रॉपर नाउन भी कैपिटल लिखे जाएंगे। ठीक है, किसी का भी खास नाम है तो वो भी कैपिटल लिखा जाएगा। ये मिस्टेक नहीं करना, एग्जामिनर को बहुत बैड इंप्रेशन जाएगा और वो सोचेगा कि इस बच्चे को तो बेसिक्स का भी मालूम नहीं है। एंड मुमकिन है कि आपने क्वेश्चन का आंसर जो है वो 100% ठीक लिखा हो, लेकिन वो कहेगा कि नहीं इसको तो बेसिक, क्योंकि एट लास्ट हैं तो हम ह्यूमन बींग्स है ना, हम जज्बात रखते हैं। क्योंकि रोबोट नहीं बैठा होता जो आपके पेपर चेक करता है, मशीन है चेक कर रही है, ठीक है ना, वो नहीं होता आपका जो सब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें। तो ये यहाँ पे आप कॉमा यूज़ करेंगे तो मतलब क्या होगा कि उठ जाओ, उठने का मतलब होगा। अगर इसको यहाँ पे यूज़ करें तो बैठने का मतलब होगा। ठीक है, यानी बैठने के लिए कहा जाएगा। तो इसीलिए हम ये मार्क्स यूज़ करते हैं। बात के स्ट्रेसेस को, पॉजेस को, बात में क्या एम्फेसिस है, एक्सेंचुएशन है। ये एक्सेंचुएशन एक ब्रॉड टर्म है। एक्सेंचुएशन एक तो स्ट्रेस को भी कहते हैं या एम्फेसिस को कहते हैं, ये ब्रॉड टर्म है। इसका मतलब ये है कि बात के मद्दोजर को और वक्फों को आप मुंतकिल करते हैं रीडर तक, ठीक है, जो पढ़ने वाला होता है। इसलिए कि जब मैं बोल रहा हूँ तो सुनते हुए तो मेरे लहजे को समझ सकते ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, और जैसे पीके मूवी में बताता है, वो तो देखिए ना सबने, मूवीज तो बड़ी देखते हैं आप लोग, तो उसमें वो कह रहा होता है कि तुम्हारा भाषा में हर एक लफ्ज़ का है, हर एक एक्सप्रेशन का अपना मतलब है। यानी अगर मुंह खोल के कहो अच्छा तो उसका एक अपना मीनिंग है, यानी सरप्राइज है। तो यूं करके कहो अच्छा, इट मीन्स आप एक थ्रेट कर रहे हैं दूसरे को। लफ्ज़ एक ही है, लहजा मुख्तलिफ हो गया। तो लहजे के मुख्तलिफ हो जाने से मीनिंग कंप्लीटली यकसर बदल जाता है। समझ आ रही है? ऐसे ही जब ये चीज़ें जब आप राइटिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हो नहीं पाती। तो इंसान ने अपनी आसानी के लिए इन चीज़ों को इन्वेंट किया है। सबसे पहले हम लेते हैं बेटा पीरियड को, या जिसको आप फुल स्टॉप कहते हैं और डॉट भी कहते हैं, इसको तीनों इसके नाम है। ठीक है, पीरियड, फुल स्टॉप एंड डॉट, जो इस तरह का नजर आता है। तो पीरियड, फुल स्टॉप या डॉट हर चीज़ लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ इनके नाम लिखता जाऊंगा, आपको बताता जाता हूं कि एक आप डेसिमल में जब 9.99 लिखते हैं तो पॉइंट, या अच्छा इसको एक और नाम होता है पॉइंट भी। ठीक है, डॉट भी, पॉइंट भी, फुल स्टॉप भी एंड पीरियड भी, वहां पे भी यूज होता है एक सेंटेंस के एंड पे। ठीक है, और एक आप जब एक्रोनिम्स लिख रहे होते हैं, ठीक है, एक्रोनिम्स लिखते हैं तो ये ऑल्दो के ये पुराना तरीका है, ओल्ड वे है, न्यू वे में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते पॉइंट्स इन बिटवीन द लेटर्स। जैसे FWO है आपका, ठीक है, जैसे वापडा है, जैसे यूनेस्को है। तो ये तो वापडा, यूनेस्को, ये तो अब्रीविएशंस हैं। ठीक है ना, एक होता है एक्रोनिम। एक्रोनिम का मतलब ये होता है कि बीच में डॉट्स आते हैं और उसको प्रोनाउंस आप नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे UNO है तो ओनो या यूनो उसको प्रोनाउंस नहीं किया जाता, उसको सेपरेटली प्रोनाउंस किया जाता है। तो मे भी उसके अंदर आप यूज कर सकते हैं, बट दे आर नो लॉन्गर यूज्ड, राइट। फुल स्टॉप के बाद आपके पास क्या होता है? कॉमा। बेटे कॉमा के दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं लिस्टिंग कॉमा, एक होते हैं स्पेसिंग कॉमा। ठीक है, अब स्पेसिंग कॉमा कौन से होते हैं? ये वाला स्पेसिंग कॉमा है, ठीक है, जो स्पेस डालने के लिए यूज किया जाता है।
बाज़ वक़्त आप अपनी बात में वक्फा डालना चाह रहे हो, तो मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ कि प्लीज़ आवाज़ ना आए, तो प्लीज़ पे मैं रुका हूँ ना। यही चीज़ जब राइटिंग में कन्वर्ट की जाएगी तो प्लीज़ के बाद हम कॉमा यूज़ कर लेंगे। समझ आ रही है मेरी बात? या उर्दू में तो खैर अज़राए करम होगा। तो ये हो गया स्पेसिंग। अब लिस्टिंग क्या होता है? लिस्टिंग ये होता है कि आप एक लिस्ट बना रहे हैं, आई नीड अ पेंसिल, शार्पनर, बुक, बैग एंड समथिंग एल्स, जियोमेट्री बॉक्स। तो ये जब आप लिखेंगे तो बीच में क्या डालते जाएंगे? कॉमर्स। उनको कहते हैं लिस्टिंग कॉमर्स। समझ आ गई है? ये भी इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये कॉमा हो गया। अब बेटा जी, कॉमा ही की तरह का एक और मार्क होता है जो जो यहां पे नहीं बल्कि ऊपर लिखा जाता है, एन सिंगल लिखा जाता है, ठीक है। उसको क्या कहेंगे? अपॉस्ट्रोफी, ठीक है। अभी अपॉस्ट्रोफी जो होता है ये किसी वर्ड के एंड पे आप यूज करते हैं पोजेशन के लिए। जैसे आप कहते हैं बाबर्स बैग, बाबर्स बैग, तो ये पोजेशन के लिए है या ऑनरशिप के लिए है, यानी बाबर का बैग, जो बैग है या बस्ता है वो बाबर की मिल्क है या मिल्कियत है उसकी। समझ आ रही है? तो ये जब पोजेशन है इसमें अगर तो ऐसा नाउन यूज हो कि जिसके एंड में या तो एस आता है या जी की आवाज आती है, जैसे है बॉयज हॉस्टल, ठीक है, लड़कों का हॉस्टल, तो यहां पे याद रखना है बेटा कि ये जो अपॉस्ट्रोफी होगा ये एस से पहले नहीं लिखा जाएगा बल्कि एस के ऊपर जाके लिखा जाएगा। ऐसे तमाम वर्ड्स जो एंड में जी साउंड देते हैं, यानी प्लूरल हो जाते हैं ना, तो जी की आवाज देते हैं, तो एस से पहले नहीं बल्कि एस के ऊपर और उसके बाद यूज करते हैं अपॉस्ट्रोफी को। ये अपॉस्ट्रोफी का यूज होता है। वो एक अलग चीज है कि फोनेटिक्स में अपॉस्ट्रोफी दूसरी तरह से यूज होता है, वो स्ट्रेस को मुंतकिल करने के लिए यूज करते हैं हम, लेकिन वो भी अपॉस्ट्रोफी नहीं होता है, एक बार सी होती है छोटी सी। अच्छा, अपॉस्ट्रोफी के बाद इसी की तरह का नजर आने वाला उसको कहते हैं कोटेशन मार्क्स या इन्वर्टेड कॉमर्स। अच्छा, ये कोटेशन क्यों कहते हैं? क्वोट लफ्ज क्या है? क्वोट, यानी किसी बात को जब एग्जैक्टली आप मिन्नो अन जैसे कि वो है लिखते हैं, बयान करते हैं। मिसाल के तौर पर कायद-ए-आज़म ने 11 अगस्त को एक स्पीच की थी। अब 11 अगस्त की जो उनकी स्पीच है उसमें जो उनके मुंह के निकले हुए हू बहू मिन्नो अन एग्जैक्ट अल्फाज हैं जैसे कि उन्होंने अदा किए हैं, उनको आप जब नकल करेंगे, साइट करेंगे, कोट करेंगे तो आप इनके अंदर करेंगे। अच्छा, इनमें दो होते हैं, एक सिंगल कोटेशन मार्क्स, दूसरे डबल कोटेशन मार्क्स। तो सिंगल कोटेशन का भी यूज करते हैं जब आप एक वर्ड को पर्टिकुलराइज करना चाह रहे होते हैं, तो उसको खास करना चाह रहे होते हैं, एक वर्ड को। समझ आ रही है? तो आप क्या करते हैं? सिंगल कोटेशन मार्क। अब एक पूरे कोट को, पूरे जुमले को या एक पूरे पैराग्राफ को जब आप खास कर लेते हैं, पर्टिकुलराइज कर लेते हैं, तो उसके लिए डबल कोटेशन मार्क्स आप यूज कर लेते हैं। समझ आ रही है? मुश्किल तो नहीं है। तो इसलिए इनको कोटेशन मार्क्स कहते हैं, बिकॉज आप एक कोट दे रहे हैं। ऐसे ही आप अगर न्यूज कास्टर्स को सुने जो BBC के होते हैं या जो CNN के हैं, तो वो जब किसी चीज को पढ़ते हैं, आपके सामने न्यूज पढ़ते हैं, तो जो कोई बात कोटेशन मार्क में लिखी होती है तो वो सबसे पहले वो पढ़ते हैं क्वोट एंड कोट। समझ आ रही है? समझ आ रही है ना? वो उसको बताते हैं कि ये जो बात है, फॉर इंस्टेंस अगर कोई ओबामा ने बात लिखी है या डोनाल्ड ट्रंप ने लिखी है, तो वो क्या करेगा कि डोनाल्ड ट्रंप सेड एंड आई कोट। क्या मतलब है एंड आई कोट का? मतलब क्या है कि मैं वो अब लिखी हुई जो उसकी बात है वो पढ़ने जा रहा हूं। एनीवेज, कोटेशन मार्क के बाद, अच्छा, इनको इन्वर्टेड कॉमर्स क्यों कहते हैं? इन्वर्टेड कि ये तो कॉमा हो गया ना, अब इसका इन्वर्ट लें तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, इसी की उलट पिक्चर। इसलिए हालांकि इसका सही जो नेम है वो क्या है? कोटेशन मार्क्स। एनीवेज, उसके बाद क्या था? क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क के बारे में मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है। अच्छा, एक और इसका यूज होता है जो मुझे लगता है कि आपको नहीं मालूम, वो ये होता है कि अगर आप कोई चीज लिख रहे हैं
बेटा ये प्लीज बंद कर दे, बाहर से शोर आ रहा है। अगर आप कोई चीज लिख रहे हैं, एक तो क्वेश्चन मार्क का यूज पता है ना कि हम सवाल पूछने के लिए, और वो भी सवाल कौन सा, जो डायरेक्ट सवाल होता है इंक्विजिटिव मैनर में। आप इंक्वायरी कर रहे होते हो, छानबीन कर रहे होते हो, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हु, ये जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। अब वो क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन मार्क में, क्वेश्चन पेपर में आते हैं, एक्सप्लेन, एलैबोरेट, डिस्कस, इनमें क्वेश्चन मार्क आपने देखा होगा अक्सर नहीं होता, इसलिए कि है तो वो क्वेश्चन, लेकिन वो एक इंक्विजिटिव क्वेश्चन नहीं है। समझ आ रही है? अच्छा, दूसरा यूज जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि आपको इल्म नहीं होगा उसका, वो ये होता है कि एक राइटर भी, बड़े से बड़ा राइटर, जब एक चीज के बारे में लिख रहा है, उस पर अपना ओपिनियन दे रहा है या कमेंट दे रहा है, लेकिन उसके बारे में उसको वसूख से नहीं कह सकता वो, यानी कॉन्फर्मेशन नहीं दे सकता उस पर कि वाकई जो मैं बात कर रहा हूं वो सही है भी या नहीं। मे बी उसके पास रेफरेंस नहीं होगा, मे बी उसको बात भूल गई हो, तो वो क्या करेगा, वो एलिप्सिस यूज करेगा, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, एलिप्सिस, और एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देगा कि असल में वो ये क्या कहना चाह रहा होता है कि ये वो बात है कि जिसको मैं कंफर्म में भी इसके बारे में नहीं हूं। ठीक है, आई कैन नॉट कंफर्म कि बात ऐसी ही है, मुझे लगता है कि ऐसी है, तो ये भी यूज इसका होता है। एनीवेज, आपके पेपर में इस तरह का यूज नहीं होगा, सिर्फ ज़हन में रखना है। क्वेश्चन मार्क के बाद क्या होता है? एक्सक्लेमेशन, फुजाइया या निदाइया, यही कहते हैं ना इसको उर्दू में। तो ये जब जज्बात का आप इजहार करते हैं, बिकॉज इंसान क्या है, अक्सर मैं कहता हूं इंसान अखलाकी वजूद है, इंसान जमालियाती वजूद है, और इंसान अकली वजूद है। तो इंसान जब जमालियात रखता है अपने अंदर, चीज़ों के हुस्न क़ुबा को, उनकी ब्यूटी को, और उनकी उनके भद्देपन को, उनकी जो अगलीनेस है उसको बयान करता है या उस पर हुक्म लगाता है। ज़ाहिर है, आप किसी फूल को देखते हैं तो उसकी तहसीन करते हैं, उसको ब्यूटीफाई करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, ऐसा ही होता है ना। लेकिन ये चीज़ जानवरों में नहीं होती, ऐसा ही है। अब हमारे अंदर जज्बात हैं, इंसान जज्बात का पुतला है, और यही चीज़ इस दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को पैदा करने का, लिबास को पहनने से लेकर, डिटर्जेंट्स के यूज़ करने से लेकर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने तक, इंटरनेट की पैदावार तक, हर एक चीज़ आपके ये जो इंसान जो जमालियाती या एस्थेटिक सेंस लेकर पैदा हुआ है, अकल के साथ जब ये मिल जाती है तो वो चीज़ों को अपने लिए ईजाद तो करता है स्मार्ट वे में, लेकिन उनको फिर ब्यूटीफाई भी करता है। समझ आ रही है? तो ये आप जज्बात जो होते हैं, जो इंसान जज्बात का सही इस्तेमाल कर जाता है अकल के साथ, सिर्फ बकटूट छोड़ दिया जाए ना जज्बात को, तो वो आपको कहीं और ले जाते हैं, डीरेल आप हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अकल के साथ इस्तेमाल करते हैं तो उनका, अच्छा ये तो एक साइड इन्फॉर्मेशन थी। तो जज्बात के इजहार के लिए, चाहे सरप्राइज के जज्बात हों, हेट्रेड के हों, लव के हों, अफेक्शन के हों, एंगर के हों, गुस्सा हो, मोहब्बत हो, अचानक से आपको एक सरप्राइज मिल जाता है, ठीक है, तो आप एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं। अच्छा जी, यही चीज जो होती है सेंटेंस टाइप में हम पढ़ेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप इंटरजेक्शंस यूज करते हैं। कल हमने पढ़े इंटरजेक्शंस, अचानक मुंह से निकल जाने वाले अल्फाज जो फरत जज्बात में निकलते हैं, ठीक है, जो आपके अचानक से इमोशन, इम्प्रॉम्प्टू इमोशंस की वजह से आपके इम्प्रॉम्प्टू वर्ड्स आपके मुंह से अदा हो जाते हैं, उनमें आप इंटरजेक्शंस यूज करते हैं। और इंटरजेक्शन के फौरी बाद विदाउट गिविंग अ स्पेस आप एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं। इसके बाद हाइफन, ठीक है, हाइफन किसके लिए होता है? एक इंग्लिश में, इंग्लिश राइटिंग में या कॉम्पोजिशन में एक पूरा का पूरा आर्टिकल है, एक पूरा टॉपिक है जिसको कहते हैं हाइफेनेशन। उसके कुछ 8-10 रूल्स होते हैं कि किस तरह आप हाइफेनेशन यूज करते हैं। अगर आपके पास एक पेज है और इधर से अल्फाज लिखते हुए आप आ रहे हैं, यहां पे पहुंचे हैं, तो टोटल जो लफ्ज लिख रहे हैं उसके 8 वर्ड्स हैं। कितने वर्ड्स हैं? 8। लेकिन आपके पास जगह है 3 या 4 की, तो इधर आप क्या यूज करेंगे? हाइफन। लेकिन उसके भी रूल्स हैं कि सिलेबल अगर पूरा होगा, सिलेबल पूरा होगा तो फिर हम हाइफन यूज करेंगे। सिलेबल किसे कहते हैं?
आवाज का छोटा तरीन टुकड़ा, जैसे कंप्यूटर लफ्ज है तो कंप्यूटर, 3 इसमें सिलेबल्स हैं। तो अगर तो कंप्यूटर आपने लिखना है तो यहाँ पे सिर्फ 3 लेटर्स की जगह है तो आप लिखेंगे COM और फिर हाइफन पुट करते हैं, आगे P नहीं लिखेंगे इसलिए कि वो नेक्स्ट सिलेबल का हिस्सा है। एनीवेज इस तरह के और भी रूल्स हैं। तो ये जो हाइफन है, एक तो इस मकसद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है हाइफन देने के लिए, दूसरे ये कंपाउंड नाउन्स को भी, यानी कंपाउंड वर्ड्स होते हैं ना, उसमें नाउन और वर्ब भी हो सकता है, नाउन एंड एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन एंड नाउन भी हो सकता है, उनको आपस में एक बिल्कुल आसान सी मिसाल है आपके पास इन लॉ की, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, उसमें पता है ना दोनों तरफ क्या आ रहे होते हैं, हाइफन। अच्छा, बाज़ औक़ात प्रीफिक्सेस के लिए या सफिक्सेस, नो सफिक्सेस के लिए नहीं यूज करते, प्रीफिक्सेस के लिए भी आप यूज करते हैं हाइफन, लेकिन वो एक खास हालत में होते हैं। अच्छा, ये एन नहीं लिखा था। हाइफन के बाद आपके पास है डैश। ये डिफरेंस क्या है कि ये थोड़ी सी लंबी होती है, ठीक है, हाइफन से इट्स रिलेटिवली बिगर देन अ हाइफन। अब ये जो डैश है ये कहाँ भी यूज करते हैं, जब एक लॉन्गर पास देना चाह रहे होते हैं, जब एक राइटर मे बी यू आर रीडिंग अ फिक्शन, मे बी इट्स अ नॉवल और अ ड्रामा, तो वहां पे जो राइटर होगा वो एक लंबी डैश लिखेगा, मीन्स वो रुका है, आपको भी थोड़ी देर के लिए रोक रहा है। ये उसका अपना वे है जिसमें वो आपको ढालना चाह रहा है। हालांकि सोचना तो मेरा काम है ना, मैं अगर एक लिखारी हूं एज अ राइटर, सोचना तो असल में मेरा पर्सनल एक्ट है। अब राइटर क्या करता है, चूंकि ऐसी राइटिंग कि जिसमें आपको आपके जज्बात को एक्साइट ना किया जाए, वो बहुत ड्राई राइटिंग होती है। वो साइंटिफिक राइटिंग हो सकती है, वो कोई अखबार के मालूमात हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन हो सकती है, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है, या कि कुछ इस तरह की हकायक के किस्म की चीज़ हो सकती है। लेकिन कोई नावल है, कोई स्टोरी है, कोई डाइजेस्ट है जिसमें इस तरह की चीज़ें बयान की जाती हैं, या फिर कोई ड्रामा है जिसमें कुछ इंसान बोलता हुआ नजर आए, तो राइटर क्या करता है, अपनी उस कैफियत को डैश के जरिए मुंतकिल कर देता है रीडर के लिए भी। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 and 8। अच्छा, उसके बाद बेटा इसको ऑब्लिक भी कहते हैं और स्लैश भी कहते हैं। ये एज एन ऑल्टरनेटिव या सब्स्टिट्यूट देने के लिए, एक ऑप्शन देने के लिए यूज किया जाता है, या उर्दू में आप क्या कहते हैं, याद या कहने के लिए, या और। हाँ जी, ये स्लैशेस लिखे हुए हैं, शाबाश, ये ऑब्लिक्स लिखे हुए हैं आपके साथ, यानी कि ये इधर भी लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑल्टरनेटिव वर्ड है या सब्स्टिट्यूट। क्या लफ्ज़ हैं? ऑल्टरनेटिव या उर्दू में कहें तो मुतबादिल, ठीक है। तो ये एज एन ऑप्शन आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है जी, एलिप्सिस, उसकी तरफ बाद में आते हैं, ठीक है। अब एलिप्सिस क्या होता है बेटा जी, आपने पढ़ा होगा, सेट ए है मैथमेटिक्स का, 1 2 3 सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके कंटिन्यूटी के लिए, कंटिन्यूएशन के लिए, तवातुर या तसलसल के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि ये सिलसिला जारी है। अभी समझ आ रही बात? सो ये एलिप्सिस, इसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसके बाद है कॉलन, ऊपर नीचे 2 डॉट्स होते हैं। अब ये जो कॉलन होते हैं ये आप क्यों यूज करते हैं? डिटेल देने के लिए। क्या देने के लिए? डिटेल। फॉर इंस्टेंस आप कहते हैं, आपने ये यूज किए होंगे, या अगर नहीं किए तो मैट्रिक में करेंगे, नरेशन में या डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, ही सेड आई एम रेस्टिंग राइट नाउ, ठीक है। तो ही सेड के बाद कॉलन लिख देते हैं। ऐसे आप कहते हैं कायद आजम सेड, तो सेड के साथ क्या लिखा होता है? कॉलन, और फिर कोटेशन मार्क्स में बात बयान होती है, एंड में कोट्स एंड हो जाते हैं। समझ आ रही है? तो ये डिटेल देने के लिए आप यूज करते हैं। उसके बाद होता है सेमी कॉलन या सेमी कॉलन, जो भी आप कहें। ये ऊपर एक डॉट होता है, नीचे कॉमा, तो ये सेमी कॉलन या सेमी कॉलन बन जाता है। इसके बारे में कोई बता सकता है ये कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं आप?
इसीलिए मैंने इस टॉपिक को, जो कल मैंने आपको टॉपिक्स पढ़ाए हैं उसके बाद रखा है। इसमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर वो कॉन्सेप्ट आपको ना आता होता या कल मैं आपको रिवाइज ना कराता तो आपको समझ नहीं आना थी। वो ये होता है कि सेमीकोलन को आप इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद स्पेस के लिए यूज करते हैं। इसका वही यूज है जो किसका होता है, कॉमा का यूज होता है। सेमीकोलन का यूज बिल्कुल वही है जो सेमीकोलन का होता है, कॉलन का होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इसको सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट फ्रेज, इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद ही आप यूज कर सकते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज के बाद यूज नहीं कर सकते। अच्छा, और कौन सा रह गया है? नो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा, कोई रहता है? कौन सा रह गया? अच्छा, ये कंप्यूटर के जो होते हैं ना, कंप्यूटर के ये डिफरेंट होते हैं। जैसे एम्परसैंड है या एस्ट्रिस्क है, इसको एस्ट्रिस्क कहते हैं, इसको एम्परसैंड कहते हैं। ये स्पेशलाइज्ड पंक्चुएशन होती है, लेकिन ये हमारी एवरीडे लैंग्वेज में यूज नहीं होती, या बहुत कम होती है, या ना होने के बराबर होती है। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया सब? कोई चीज पूछनी हो तो पूछ लें। समझ आ रही है? अच्छा, ये साफ करें जी। आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं। और अब आगे चलने से पहले फिर से पूछूंगा कि कल जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी उनमें से कोई भी चीज़ अगर आपको समझ ना आई हो तो आप इजीली विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं। यही दिन है आपके पास। हाँ, एक और चीज़, कल से हमारी क्लास इंशाल्लाह सुबह से होगी, ठीक है ना? कल वैसे भी जुम्मा है तो ब्रेक के बाद हमारे पास टाइम नहीं होगा। सुबह सवेरे आते ही पहला पीरियड जब 8:45 पे ओवर होगा तो हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो बेटे, कोई भी चीज़ आपको अगर समझ ना आए तो ईजी फील करो, पूछ लो, 100 मरतबा पूछो, लेकिन समझने के लिए पूछो। ये शो करने के लिए कि नहीं मैं प्रेजेंट हूँ, इसके लिए नहीं पूछो, समझने के लिए पूछो। बेशक आपस में डिस्कस कर लिया करो। अगर ये चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी तो आप ऑब्जेक्टिव में कभी भी फेल नहीं हो सकते। और जाहिर है सब्जेक्टिव भी इन्हीं चीज़ों की हेल्प से किया जाता है। उसमें दो ही तरीके होते हैं। दो तरीके कौन से होते हैं? दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं बेटा। एक होते हैं क्रिएटर्स, एक होते हैं कॉपियर्स। कॉपियर्स वो लोग होते हैं या नकाल होते हैं कि जो सारी जिंदगी दूसरों की चीज़ों को कॉपी करते रहते हैं। वो कभी भी लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते, ग्रूम नहीं कर सकते। कभी भी याद रखना, किसी भी काम में हो, पढ़ाई में हो, आर्ट्स में हो, कल्चर में हो, कुछ भी हो। एक होते हैं क्रिएटर्स, जैसे एलॉन मस्क है, जैसे बिल गेट्स है। ये कौन लोग होते हैं? जैसे मार्क जकरबर्ग है जिसने आपके लिए फेसबुक बनाया है। ये क्रिएटर्स होते हैं, चीज़ों को क्रिएट करते हैं, इन्वेंटर्स होते हैं, डिस्कवरर्स होते हैं। चीज़ों को दरियाफ्त कर लेंगे, ईजाद कर लेंगे, उनकी नए सिरे से तजदीद कर लेंगे, तो ये लोग कामयाब होते हैं। तो वो बच्चे जो क्रिएटर्स होंगे, खुद चीज़ों को कंपोज करेंगे, लैंग्वेज को समझने के बाद, उसके उसूलों को समझने के बाद, उनकी अगर ये बेसिक्स क्लियर हो जाएंगी तो वो बहुत अच्छे क्रिएटर्स हो सकते हैं। ऐसे ऐसे वो आर्टिकल्स लिख सकते हैं कि जो दुनिया को हिला कर रख दें। एक तो असल में तो सोच होती है ना, उस सोच को मुंतकिल कैसे करता है इंसान, राइटिंग की सूरत में या फिर स्पीकिंग। तो ये दोनों ही के लिए लाजमी चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी, ना सिर्फ ये कि पेपर के लिए बल्कि आपको ज़िंदगी के लिए कॉन्सेप्ट काम आते हैं। वरना भी बाद में मेरे पास आओगे लैंग्वेज कोर्स करना है तो मैं उस वक्त वही बात कहूँगा जो मैं आज बच्चों को कहता हूँ कि जब मैं पढ़ा रहा था तो उस वक्त गौर से समझ लेते। क्या ख्याल है? कोई फीस तो नहीं है ना? अभी समझा रहा हूँ, यही चीज़ें होती हैं लैंग्वेज कोर्स में भी। अच्छा, बच्चे सोच रहे होते हैं पता नहीं लैंग्वेज कोर्स कर लेंगे तो कोई एक अलग ही किस्म की दुनिया होगी, वो कोर्स करने से लैंग्वेज आ जाए। कोर्स करने से लैंग्वेज नहीं आती, काम करने से आती है। वही काम अभी भी करना है। वरना मुझसे कहोगे आईएलटीएस करवा दे, मैं कहूँगा 50,000 रुपये जमा कराओ ना पहले। क्या ख्याल है? एनीवेज, सेंटेंस टाइप्स एंड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसमें से सेंटेंस टाइप्स मैं आपको पहले करवाऊंगा, ठीक है, और एक्टिव पैसिव हम बाद में करेंगे। अब सेंटेंस टाइप्स जब मैं कहता हूं ना 14 टाइप्स होती हैं सेंटेंस की, तो घबराना नहीं है सबसे पहले आपने, ठीक है? सबसे पहले घबराना नहीं। इसका मतलब यह है कि सेंटेंस की टाइप्स जो हैं, जैसे आप सुनते हैं ना कि ज्यादा टाइप्स हैं किसी चीज की, परेशान हो जाते हैं। परेशान नहीं होना।
सेंटेंस की 6 टाइप्स होती हैं एक लिहाज से, 4 होती हैं दूसरे लिहाज से, और अगली 4 होती हैं तीसरे लिहाज से। यानी ये दर्जाबंदी भी आपको करना आना चाहिए। दुनिया में जितने बड़े लोग होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, आर्ट्स के लोग होते हैं, ठीक है, बड़ा मुफक्किर या मुदब्बर या जो फिलासफर होता है, उनके लिए भी अगर कोई चीज़ मुश्किल ना रहे तो एक चीज़ ज़रूर मुश्किल रह जाती है कि किसी चीज़ को प्लेस कहाँ पे करना है, दर्जाबंदी करना, क्लासिफिकेशन करना, रेमिफिकेशन करना। ठीक है, समझ आ रही है? तो ये जो चीज़ें अभी हैं, यानी है तो सेंटेंस, लेकिन एक लिहाज से 6 किस्में हैं, दूसरे, अभी वो लिहाज का क्या मतलब है, यानी एक एस्पेक्ट से, कॉइन की एक साइड से इतनी किस्में होगी, ये या एक आपके पास डाइस है, उसकी इधर से देखें तो कितनी किस्में हैं, इधर से देखें कितनी किस्में हैं, उधर से देखें तो कितनी किस्में है। सेंटेंस ही, सेंटेंस के बारे में जानते हैं ना किसे कहते हैं? यानी टेक्निकली या ग्रामेटिकली या साइंटिफिकली इसकी डेफिनेशन ये है कि इसमें एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में क्या क्या होता है? वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट। और ये जो प्रेडिकेट होता है यही असल में सेंटेंस का न्यूक्लियस होता है, जिसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन कुछ भी नहीं होता। असल में सेंटेंस का न्यूक्लियस जो है वो प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट के अंदर असल जो चीज है जो प्रोटॉन का दर्जा रखती है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, वो क्या होता है? वर्ब। यानी असल जो क्रूशल चीज होती है वो वर्ब होता है। वर्ब ना हो तो सेंटेंस बन नहीं सकता। ये होगी इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन। इसकी लिटरेरी या अदबी डेफिनेशन क्या है कि सेंटेंस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है वर्ड्स का जो एक अंडरस्टैंडिंग देता है। ये आम सी डेफिनेशन है। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम और सेंटेंस की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। इसमें बेटा याद रखना, ये जो मैं लिखता हूं विद रिस्पेक्ट, उसका मतलब है बालिहाज या बकदर या बाएतबार, बाकदर नहीं बाएतबार, या बालिहाज, यानी के लिहाज से या के एतबार से। विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? एक्सप्रेशंस। तो ये 6 मेरे ख्याल में आप लोगों ने पढ़े हुए हैं बाहर। हाँ, मैंने पढ़ाए हैं आपको। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटरोगेटिव, चौथा इंपेरेटिव, पांचवा एक्सक्लेमेटरी और छठा ऑप्टेटिव। मैं लिख देता हूं और समझा भी देता हूं, जो कि मैं देख रहा हूं खाली चेहरे बैठे हुए, एम्प्टी फेसेज आप लोग बैठे हुए हैं। हसीब, गौर करें। पहला आपके पास आ गया पॉजिटिव, और मैं साथ साथ एग्जाम्पल भी लिखता चला जाता हूं, ठीक है? आप कहते हैं आई एम लर्निंग इंग्लिश, ठीक है? ये हो गया पॉजिटिव। दूसरा है आपके पास, अच्छा पॉजिटिव के मैंने आपको मुख्तलिफ नाम बताए थे, वो कोई भी नाम अगर किसी बुक में यूज हो तो रोना नहीं शुरू कर देना, ठीक है? वो क्या होता है? डिक्लेरेटिव, असर्टिव, अफर्मेटिव, और चौथा नाम मैं इसको खुद से देता हूं इंफॉर्मेटिव। यानी इसमें क्या होता है? आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है, किसी चीज को असर्ट किया जा रहा होता है, यकीन दहानी कराई जा रही होती है, किसी चीज को अफर्म किया जा रहा होता है, या किसी चीज को डिक्लेयर किया, यानी ऐलानिया जुमला होता है। तो एक ही बात है, आई एम लर्निंग इंग्लिश। नेगेटिव में क्या होगा बेटा? आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। नंबर 3 में क्या है बेटा आपके पास? इंटरोगेटिव, ठीक है? इंटरोगेटिव नहीं पढ़ना इसको, अपना एक्सेंट भी सुधारें। इंटरोगेटिव, ठीक है? सवालिया जुमले। ये लफ्ज किससे निकला है? इंटरोगेशन से। आवाज नहीं आ रही यार, किससे निकला है? इंटरोगेशन। इंटरोगेशन कहते हैं कि इसको तफ्तीश करने को, ठीक है ना? तो असल में आपको जब बात पूछ रहे होते हैं तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका क्या होता है कि आप हेल्पिंग वर्ब को या ऑक्सिलियरी को सेंटेंस के बिगिनिंग में या स्टार्ट में ले आते हैं, आगाज या शुरुआत में ले आते हैं। शाबाश। एम आई लर्निंग इंग्लिश। तो ये असल में आपके लिए यार्ड स्टिक ये होता है, इसको देखकर आपने कन्वर्ट करना होता है। हमने इसको देखकर कन्वर्ट नहीं करना। इसको मैंने अंडरलाइन तो कर दिया है, लीजिए इसको कर लेता हूं। अब इसको देख के आप करेंगे तो क्या होगा? एम आई नॉट लर्निंग, हालांकि हमने इसको कन्वर्ट करना है। एनीवेज, नंबर 4 कौन सा होता है? इंपेरेटिव। इंपेरेटिव किसको कहते हैं बेटा? ऐसा सेंटेंस या तो जिसमें आप कमांड दे रहे होते हैं किसी को या रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। बात एक ही है, बात
एक ही है। फ़र्क अगेन किसका है? इंसान अखलाकी वजूद है ना, तो उसकी मोरल वैल्यू का है। आप छोटे शख्स को, खा वो उम्र में छोटा है, तजुर्बे में छोटा है, या पोस्ट में छोटा है, या डेजिग्नेशन में छोटा है, मातहत है, सबॉर्डिनेट है, कल वाली बात, ठीक है, सबॉर्डिनेट है, डिपेंडेंट है, छोटा है, तो आप क्या करेंगे? ऑर्डर करेंगे, टास्क देंगे। और अगर बड़ा है तो रिक्वेस्ट करेंगे। यानी बात एक ही है, मैंने दरवाज़ा खुलवाना है, मेरे सामने आप बैठे होंगे तो मैं आपको ऑर्डर कर सकता हूँ, ओपन द डोर। मेरे बड़े भाई बैठे होंगे, मेरे उस्ताद बैठे होंगे, मेरे वालिद बैठे होंगे, तो मैं उनको ऑर्डर कर सकता हूँ, क्या करूँगा? रिक्वेस्ट। अगरचे करनी नहीं चाहिए उनसे। तो मे बी इफ देयर इज अ सिचुएशन कि मैं उठ नहीं सकता कि इस तरह की कोई बात है, तो मैं क्या कहूँगा? प्लीज ओपन द डोर। तो ये एक ही बात है। तो इन तमाम जुमलों को क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव। अच्छा, नंबर 5 एक्सक्लेमेटोरी। वही वाले सेंटेंस हैं जिसमें क्या यूज होता है? एक्सक्लेमेशन। और किसके साथ यूज होता है? इंटरजेक्शंस के साथ। इंटरजेक्शंस जैसे वाओ, अलास, हुर्रे, तो ये तमाम जो इंटरजेक्शंस होते हैं इनमें आप एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं, इसलिए इसको एक्सक्लेमेटोरी, यानी जज्बात के इजहार के लिए। एक सेंटेंस में आपको, यानी इसका ये इंपेरेटिव क्या था? आई एम लर्निंग इंग्लिश। तो आप जब किसी को ऑर्डर करेंगे क्या कहेंगे? यू मस्ट लर्न इंग्लिश। तो क्या हो गया? इंपेरेटिव बन गया। अच्छा, इसको आप जज्बात के साथ बयान करना चाहते हैं, तो अब क्या कहेंगे? वाओ यू आर लर्निंग इंग्लिश। तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क यहां पे यूज करना है इंटरजेक्शन के साथ, ना कि इधर जाके। समझ आ रही है? अच्छा, लास्ट ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव कौन सा होता है बेटा जी? ऑप्टेटिव ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें आप या तो किसी को कंग्रेचुलेट कर रहे होते हैं, मुबारकबाद दे रहे होते हैं, जिसको इमरान खान साहब कहते हैं मुबारकी, मुबारकी, या आप किसी को विश कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी आप किसी को बर्थडे पर विश करेंगे और किसी की सक्सेस पे आप उसको कंग्रेचुलेट करेंगे। समझ आ रही है? अच्छा, और दूसरा क्या होता है? आप दुआ देने के लिए भी यूज करते हैं। आप कहते हैं मे यू सक्सीड इन लर्निंग इंग्लिश। अल्लाह करे आप इंग्लिश सीखने में कामयाब हो जाए। बात वही है, देखा, बात वही है, एक्सप्रेशंस चेंज है। इसमें एक्सप्रेशन यानी इजहार हो रहा है, इसमें इजहार करने का अंदाज हो रहा है, इसमें हो रहा है। ये सारे विद रिस्पेक्ट टू क्या है? एक्सप्रेशंस। ये 6 के 6 विद रिस्पेक्ट टू एक्सप्रेशंस हैं और डिफरेंट है। समझ आ गई? इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, अदरवाइज कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। एक सेकंड ठहरे, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। सारे स्कॉलर्स बैठे हुए हैं, कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। जोएब, घुमाएं जरा, इनके चेहरे नजर आए। इधर आ जाए मेरे पास। ये अल्लामा लोग बैठे हुए हैं, इनको दिखाएं ना जरा। We still got half an hour, तो उसमें हम पढ़ेंगे। 10-15 मिनट ऊपर भी हो जाए तो मसला नहीं है। ठीक है? अच्छा जी, आज मैं थोड़ा सा स्लो जा रहा हूँ इसलिए कि आप लोग मोनोटनस फील करना शुरू कर देते हैं। अगर कोई गपशप करनी है तो 5 मिनट का टाइम दिया जा सकता है, लेकिन अभी नहीं, ये कॉन्सेप्ट आने के बाद। ठीक है? अच्छा, ये 6 टाइप्स होगी विद रिस्पेक्ट टू एक्सप्रेशंस। अगली जो 4 टाइप्स होंगी वो एक होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्रामर या विद रिस्पेक्ट टू क्लॉजेज, और दूसरी जो टाइप होगी वो होगी आपकी विद रिस्पेक्ट टू कंडीशनल्स। कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, शर्तिया जुमले होते हैं। तो 4 टाइप से मुश्किल नहीं, आसान है। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्रामर हम यानी किसके लिहाज से? क्लॉजेज के लिहाज से सेंटेंस की हम टाइप्स पढ़ेंगे।
क्लॉजेज की कल मैंने आपको समझाई थी ना, टाइप्स क्या कौन कौन सी होती हैं, समझ आ गई थी। अगर वो चीज़ समझ नहीं आई तो फिर ये भी नहीं आएगी। अगर कल वाली बात समझ नहीं आई थी तो ये भी नहीं आएगी। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है कंपाउंड, तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स और चौथा होता है कंपाउंड। यानी दो चीज़ों का मिक्सचर हो जाता है, इसका भी और इसका भी। जैसे कल हमने पढ़ा था परफेक्ट का भी और कंटिन्यूअस का भी मिक्सचर होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल सेंटेंस में बेटा जी सिर्फ एक ही क्लॉज होगा। सिंपल सेंटेंस में एक ही क्लॉज होगा। आप कहते हैं आई एम लर्निंग इंग्लिश, राइट। ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लॉज यूज हुआ है। और जब जाहिर सी बात है, ये तो ऑब्वियस है ना, एविडेंट है कि जब आप एक ही क्लॉज यूज कर रहे हैं तो वो इंडिपेंडेंट ही होना चाहिए। अगर उसमें कुछ बात तिश्ना रह जाएगी, उसमें कोई बात अधूरी रह जाएगी, इनकम्प्लीट रह जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। यानी ग्रामेटिकली तो साइंटिफिकली सरकारी किस्म का सेंटेंस होगा जिसमें टोटल पूरा किया आपने, लेकिन अपनी समझ के एतबार से, एक्सप्रेशन के लिहाज से वो कंप्लीट नहीं होगा। तो इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए और एक ही होना चाहिए। तो ज़ाहिर क्लॉज है तो इसको क्लॉज नहीं कहेंगे, हम पूरा सेंटेंस कहेंगे। इसलिए कि हमने कल पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि क्लॉज तब कहेंगे जब सेंटेंस विद इन अ सेंटेंस होगा। समझ आ रही है? अगर वो अकेला हो जाएगा तो वो सेंटेंस बन जाएगा। एनीवेज, कंपाउंड में क्या होता है बेटा जी? इंडिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज यूज होते हैं। आप साइंस तो वैसे भी पढ़ते हैं, तो एलिमेंट में और कंपाउंड में यही डिफरेंस होता है ना। एलिमेंट इंडिपेंडेंट होता है, अकेला होता है, और दो एलिमेंट जुड़ते हैं तो क्या बन जाता है? कंपाउंड। तो इसमें क्या है, मिसाल के तौर पर, आवाज ना आए प्लीज। आई एम लर्निंग इंग्लिश एंड आई एम लर्निंग हाउ टू ड्राइव अ कार। अब इसमें दो क्लॉजेज यूज हुए हैं। बातें शुरू हो गई हैं आपकी रुमाइल। इसमें दो क्लॉजेज हैं और दोनों ही क्या हैं? इंडिपेंडेंट है। आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग हाउ टू ड्राइव अ कार। ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। बीच में क्या है बेटा जी? एंड क्या है ग्रामर के लिहाज से? कंजंक्शन है। शाबाश, क्या है? कंजंक्शन। तो ये बन गया कंपाउंड सेंटेंस। आगे आपके पास है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या है? कॉम्प्लेक्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि इसमें क्या होता है? एट लीस्ट, यानी कम अज कम एक क्या होना चाहिए? डिपेंडेंट क्लॉज। एट लीस्ट वन। और जाहिर है आप डिपेंडेंट क्लॉज को अकेले तो कभी इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, वो फ्रैगमेंट बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट पता है किसे कहते हैं? फ्रैगमेंट जैसे हमने पढ़ा था ना कल कि एक होता है सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो या तो सब्जेक्ट होंगे या वर्ब होंगे या ऑब्जेक्ट होंगे। अब ऐसी चीजें जो या तो सब्जेक्ट नहीं है या ऑब्जेक्ट नहीं है या दोनों ही नहीं है, तो वो क्या है? फ्रेज है। यही पढ़ा था। अब अगर ऐसा सेंटेंस है कि जो कि है तो क्लॉज, लेकिन अकेला ही क्लॉज है, तो वो क्या बन जाएगा? फ्रैगमेंट। एक टुकड़ा बन, फ्रैगमेंट मतलब टुकड़ा बन जाएगा एक सेंटेंस का जो कि अधूरा होगा। तो अकेला ने इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसलिए इसके साथ एक और डिपेंडेंट होगा या फिर दो भी डिपेंडेंट हो सकते हैं। लेकिन है क्या बात, क्या चीज कंडीशन है इसकी कि कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। इंडिपेंडेंट क्लॉज एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक ही होना चाहिए। मिसाल के तौर पर यही सेंटेंस रिपीट कर लो, यही सेंटेंस यहां तक रिपीट कर लो, आगे क्या कहो कि बिकॉज आई वॉन्ट टू ग्रूम
बिकॉज आई वॉन्ट टू ग्रूम। या आप कहेंगे सिंस आई वॉन्ट टू ग्रूम। अब सिंस लग गया ना, सिंस मतलब चूंकि, तो वो जैसे ही सिंस से स्टार्ट होगी बात, जैसे ही बात सिंस से स्टार्ट होगी तो क्या हो जाएगा, समझ आ रही है? तो ये इंडिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट हो जाएगा, समझ आई है? तो ये इसलिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, ये जो हमने ऊपर अभी डिस्कस किया है ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए कि कंपाउंड की शर्त यह है कि दो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, दो इंडिपेंडेंट होने चाहिए और एक डिपेंडेंट, तो ये कंपाउंड हो जाएगा। अगर इसको यूज ना करें आप, सेकंड को, एक डिपेंडेंट हो दूसरा इंडिपेंडेंट हो, तो वो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स। और अगर दो इंडिपेंडेंट हो तो कंपाउंड की शर्त पूरी होगी, और एटलीस्ट वन डिपेंडेंट आ गया तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मैं रिपीट कर देता हूं, ये जो हमने यहां पे बनाया है ये कंपाउंड है ना, दो इंडिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट खत्म कर दें और एक डिपेंडेंट ले आए तो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स। और अगर दो इंडिपेंडेंट डाल दें तो कंपाउंड बन जाएगा, एक साथ में डिपेंडेंट डाल दें तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड भी और कॉम्प्लेक्स भी। तो ये होते हैं आपके 4 सेंटेंस की टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू ग्रामर या क्लॉजेस। ये समझ आ गया? रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है ना? अगर कोई चीज समझ नहीं आई फिर भी पूछ सकते हैं आप। आगे चलें। अब हमारे पास 4 रह गए हैं बेटा जी। हमारे पास सिर्फ 4 कंडीशनल सेंटेंसेस रह गए हैं, वो भी सेंटेंस ही की टाइप्स होते हैं, ठीक है? अच्छा, कंडीशनल्स किसे कहते हैं, शर्तिया जुमले। कौन से जुमले, शर्तिया। शर्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंडीशन। शर्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंडीशन। आप मिसाल के तौर पर किसी को कहते हैं कि मैं आपके साथ खेलूंगा लेकिन एक शर्त पे, तो आप क्या कहेंगे, आई विल प्ले विद यू बट ऑन वन कंडीशन। समझ आ रही है? तो कंडीशन में उसकी निशानी क्या होती है कि उसमें इफ यूज होता है। क्या यूज होता है, इफ को उर्दू में अगर कहते हैं। अगर ये होगा तो वो होगा, अगर वो होगा तो ये होगा। समझ आ रही है ना? अगर ये बात हुई तो वो पूरी होगी। तो अगर से सिलसिला शुरू होता है, तो इसमें एक होता है क्लॉज, इफ क्लॉज, एक होता है रिजल्टेंट क्लॉज, यानी इफ का कोई नतीजा भी तो निकलना है ना, खा वो पॉसिबिलिटी में हो या प्रोबेबिलिटी में हो या वो अल्टीमेट रिजल्ट हो उसका, तो 2 क्लासेस इसमें होंगे। यानी इन सब में भी 2 क्लासेस लाजमी हमें चाहिए होंगे। तो इनको समझने के लिए आपको 2 कॉन्सेप्ट लाजमी आने चाहिए, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, एक क्लासेस और दूसरा टेंसेस। अगर ये आपको नहीं मालूम होंगे तो आपको कंडीशनल्स की समझ, यानी ये जरूरी चीजें हैं इसके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आ रही है समझ? तो ये 4 तरह के होते हैं जी। सबसे पहले होता है जीरो कंडीशनल, फिर फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड, थर्ड कंडीशनल। समझ आई? तो बेटा जी ये 4 होते हैं, तरतीब के लिहाज से 4 होते हैं, नामों के लिहाज से 3 होते हैं। एक 0 आ गया, ठीक है, 0 को छोड़ के, जैसे डायल पैड नहीं होता 0 to 9, तो 10 की जगह आप क्या यूज करते हैं, डबल यूज करते हैं। एनीवेज, सो जीरो कंडीशन में आपके पास क्या क्या होता है, 2 क्लास। तो ये बात अंडरस्टूड है कि हर एक में होंगे, एक इफ क्लास होगा और दूसरा रिजल्टेंट क्लास होगा। ऑल्दो देयर पोजीशन कैन बी इंटरचेंज्ड, उनकी पोजीशन जो होती है वो मुतबद्दल भी हो सकती है, पहले भी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है, मुअख्खर भी हो सकती है, यानी बाद में भी आ सकती है, और मुकद्दम भी हो सकती है, पहले भी आ सकती है। वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। मैं कुछ ऐसे सेंटेंस आपके सामने लिखूंगा जो अपने अरेंजमेंट के लिहाज से एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होंगे। एनीवेज, जीरो कंडीशनल में क्या होता है, पहला क्लॉज भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है और दूसरा भी प्रेजेंट
इंडेफिनिट का होता है। तो आ गया टेंसेस क्लॉज, दो क्लॉज, एक और दो टेंसेस का कॉन्सेप्ट। ये जब तक आपको नहीं आएंगे तो कंडीशनल समझ नहीं आएंगे। बेटा गौर करें, गौर करें। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस हम बनाते हैं, एक क्लॉज बनाते हैं और साथ में इफ लगा के, इसमें सबसे पहली शर्त या कंडीशन क्या है, इफ आना चाहिए। कंडीशनल की कंडीशन क्या है कि उसमें इफ आना चाहिए। चलो मुझे उर्दू में को बताओ, हम क्या बनाएं इंग्लिश में कि अगर ये हुआ तो वो करेंगे या होगा या होना चाहिए। उर्दू में कोई जुमला बताओ शर्तिया, उसी को ट्रांसलेट कर लेते हैं ताकि आपको बेहतर समझ आए। आवाज नहीं। अगर कल बारिश हुई तो अच्छा, ये कल का थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, मेरे लिए नहीं। आप आज की कोई मिसाल दें प्रेजेंट इंडेफिनिट में। एक सेकेंड, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आप जो कल की बात बता रहे हैं ना वो फ्यूचर हो जाएगा। तो इफ इट रेन्स होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही, इफ इट रेन्स टुमारो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही, लेकिन वो टुमारो एक इजाफी लफ्ज आ जाएगा। बेटा मेरे ख्याल में मैं खामोश रहा हूं या फिर बाहर चला जाऊं, आप लोग बातें फरमा लें। अगर तुम आते तो हम मैच खेलते, अगर तुम आते तो हम मैच खेलते। ठीक होगी, बैठ जाए। ये जो आपने कहा ना कि अगर तुम आते तो हम मैच खेलते, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं है, ये पास्ट इंडेफिनिट का है। अगर तुम आते हो तो हम मैच खेलते, खेलेंगे तो उर्दू में होगा ना। इसको भी हमने पूरा करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर तुम आते हो तो हम मैच खेलते हैं। ये साइंटिफिकली ग्रामेटिकली जुमला उर्दू में जो हम बना रहे हैं ठीक होगा, हालांकि उर्दू में हम इस तरह से इसको यूज नहीं करते। हम यही कहते हैं ना कि अगर तुम आते हो तो हम मैच खेलेंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं इसके लिहाज से बता रहा हूं, इफ यू कम वी विल, oh sorry, thank you, if you come we play, ठीक है। अगर आप आते हैं तो हम खेलते हैं या खेलेंगे। उर्दू में तो यही कहेंगे ना, खेलेंगे, लेकिन इसके लिहाज से, इसके स्ट्रक्चर के लिहाज से हम इसको ट्रांसलेट करते हैं वी प्ले। समझ आ रही है। फर्स्ट कंडीशनल में क्या होता है, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट का। इसी को कन्वर्ट करें, इफ यू कम वी विल प्ले। और ज्यादातर ये इस्तेमाल होता है हालात हाजरा के तौर पर या दुनिया में जो कुछ हो रहा है, ज्यादातर यूज होता है। हाँ, कहीं पे अगर आप कोई कंडीशन ऐसी अप्लाई करते हैं जो कि ऐसा इंसिडेंट जो माजी में या पास्ट में हुआ है, तब वहां पे जाके सेकंड और थर्ड कंडीशनल यूज करते हैं। इनमें कुछ डिफरेंस नहीं है, मगर क्या कि इसमें पास्ट इंडेफिनिट होता है, उसमें पास्ट परफेक्ट होता है। इसमें पहला जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट का होगा और रिजल्टेंट क्लास जो होगा उसमें वुड का यूज करेंगे। आप किसका यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। और थर्ड कंडीशन में क्या होगा, पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे और साथ में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म या फिर हैव बीन, वुड हैव बीन, कुड हैव बीन, शुड हैव बीन, इस तरह यूज करेंगे इसको। अच्छा जी, इफ यू कम था, अब हो गया पास्ट इंडेफिनिट। कल मैंने बताया था पास्ट इंडेफिनिट 12 के 12 टेंसेस में से वाई टेंस है जिसमें वर्ब की तो क्या होगी, कम की सेकंड फॉर्म। इफ यू केम वी वुड प्ले। अच्छा, ये जो वुड का लफ्ज है ना, इसका भी यूज समझ लो। वैसे तो इसके बहुत से यूज होते हैं, उनमें से एक जो ज्यादातर यूज होता है वो क्या होता है, ते। आप कहेंगे कि उर्दू में ये लफ्ज तो इस्तेमाल नहीं होता, नहीं होता ना। तो ये ते की
कंडीशन के लिए या सिचुएशन के लिए, वो जो सिचुएशन होती है ना, सूरत हाल होती है, उसके लिए हम वुड यूज करते हैं। यानी अगर आते तो हम खेलते, तो असल में इन्फिनेटिव क्या है? खेलना है ना। इन्फिनेटिव मसदर क्या है? खेलना। खेलना से खेला, खेले, खेलों, खेलने वाला, खेलने लगा, खेलेगा, तो उसी की एक सूरत हाल है खेलते। अगर आप आते तो हम खेलते, तो ये ते है, हम पढ़ते, हम जाते, वी वुड गो, हम पढ़ते, वी वुड स्टडी। तो ये वर्ड इसके लिए इस्तेमाल होता है। लास्ट आपके पास रह गया है, लेकिन उससे पहले मैं एक और बात कहूं, ये इफ क्लास हो गया, इफ क्लास, और ये रिजल्टेंट क्लास हो गया नतीजा के तौर पर, नतीजतन जो क्लास यूज होता है। अब ये बेटा आगे पीछे भी यूज हो सकते हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट देयर पोजीशन और देयर अरेंजमेंट कैन बी इंटरचेंजेबल। पहले ये भी यूज कर सकते हैं, इसको मुकद्दम भी कर सकते हैं, इसको पहले भी ला सकते हैं, इसको मुअख्खर कर सकते हैं, बाद में ले सकते हैं। आप कह सकते हैं वी वुड प्ले इफ यू केम, इस तरह भी यूज कर सकते हैं। इफ का जो इफ वाला जो क्लास है वो बाद में भी क्वेश्चन वी के साथ मैंने आपको बताया था ना, आई और वी के साथ शेल लगता है, और ये ट्रेडिशनल लगता है, रिवायती तौर पर लगता है। शेल लगाना चाहें तो मुझे कोई इतराज नहीं है, लगाना ही चाहिए आम तौर पे, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में विल ज़्यादा यूज होता है, नंबर एक। और नंबर दो, मैंने कल आपको क्या बताया था कि अगर किसी काम के करने का लुजूम हो जाए, उसको करना लाजमी हो जाए, एज एन ऑब्लिगेशन हो जाए, फरीजे के तौर पर हो जाए, या एज ए नेसेसिटी हो जाए, तो फिर जहां पे विल लगना होता है वहां पे शेल लग जाता है, जहां पे शेल लगना होता है वहां पे, यानी आपने डिटर्मिनेशन से, पूरे अज़म से कहा कि मैं ये काम करूंगा, तो आप शेल नहीं कहेंगे, आप कहेंगे आई विल डू इट। और अगर चूंकि बाकियों के साथ आई और वी को छोड़कर विल लगना होता है ना, आप कहेंगे ही विल डू इट। लेकिन अगर आप फुल डिटर्मिनेशन से कहते हैं कि लाजमी तौर पे वो ये काम करेगा, आप क्या कहेंगे? ही शैल डू इट। मिसाल के तौर पर आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि वो ये काम करेगा, आप क्या कहेंगे? ही शैल डू इट। तो वो इंटरचेंजेबल हो जाएंगे जब काम का लुजूम हो जाएगा, लाजमी हो जाएगा काम का करना। लुजूम का मतलब लाजमी। अच्छा जी, पास्ट परफेक्ट प्लस वुड है, तो पास्ट परफेक्ट क्या होगा बेटा जी? इसका बनाओ जरा। इफ यू, पास्ट के परफेक्ट में हमने कल क्या पढ़ा था? परफेक्ट में हैज, हैव और हैड यूज होता है, पास्ट में सिर्फ और सिर्फ हैड यूज होता है। इफ यू हैड, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? कम, केम, कम। इफ यू हैड कम, वी वुड हैव प्लेड। तो ये इस तरह से आपके 14 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कंप्लीट हुए। आपको ये चीज़ पेपर में, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकती है, और इनमें से अक्सर चीज़ें आपको आएंगी। जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा ना सेक्शन, उसमें ये चीज़ें आएंगी ग्रामर की बेसिक। सेकंड, आप अगर कॉपियर नहीं हो, आपने रट्टा नहीं लगाया हुआ, आपने चीज़ों को क्रैम अप नहीं किया हुआ, और आप एक क्रिएटर हो, यानी मैं आपको अपनी मिसाल दूं, मैं छोटी क्लासों से लेकर आज तक, आपके लिए हैरत की बात होगी, मुझे आप एक पेज दो कि सर ये याद करके सुनाना है आपने, हो सकता है पूरा दिन में याद करता रहूं, मुझे याद नहीं होती चीज़ें, चूंकि मैंने बचपन से चीज़ों को रट्टा लगाना सीखा ही नहीं है कभी। और मेमोरी, आप जिस तरह, इंसान का मामला ये है ना कि वो चलता रहे तो उसकी सेहत भी ठीक रहती है, जहन भी ठीक रहता है। तो इंसान का हाल ये है कि वो किसी चीज़ के भी सांचे में ढल जाता है। समझ आ रही है ना? अब ऊंट जहाँ पे रहता है वहाँ पे 40 दिन का पानी स्टोर कर लेता है, चूंकि वो वहाँ की ज़रूरत है उसकी। तो जैसे आप चीज़ों को, ये हुफाज होते हैं माशाल्लाह, कुरान मजीद की 6666 आयत याद की होती है इन्होंने, तो इनको याद करके के इनका हाफजा इतना स्ट्रांग हो जाता है ना, वो जो क्रैमिंग मेमोरी होती है, यानी मेमोरी की टाइप्स होती है ना, एपिसोडिक मेमोरी होगी, अच्छा आपकी सिमेंटिक मेमोरी होगी, आपकी प्रोसीजरल मेमोरी होगी। तो ये जो सिमेंटिक मेमोरी होती है उनकी, वो प्रोसीजरल मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है, वो एक प्रोसीजर बन जाता है उनका, जैसे जो चीज़ वो याद करेंगे फ़ौरन याद हो जाएगी। तो मैं वो स्टूडेंट था जो कॉपियर नहीं था, मैं क्रिएटर था। मैं चीज़ को राइटर के अल्फाज में समझता था, पूरा उसका खाका इमेजिन करता था, और पेपर में अपने अल्फाज में जाके उसको लिखता था। तो ज़ाहिर है अपने अल्फाज में लिखने के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, ग्रामर
आपकी जो बेसिक्स होती हैं वो अच्छी होनी चाहिए। तो आप में से वो बचे, एंड आई विल सजेस्ट यू कि आप चीज़ों को अपने अल्फाज में बयान करें, तो वो आप अच्छे राइटर भी बन सकते हैं, आप लाइफ में ग्रोम भी कर सकते हैं ज़्यादा। तो बजाय इसके कि चीज़ों को रट्टा लगाएं, लेकिन वो बच्चे जिनकी पक्की आदत है रट्टा लगाने की और जिनके ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो इस बात की तरफ नहीं जाना। क्योंकि साल के एंड पे आके अगर आप अभी से क्रिएटर बनने की कोशिश करेंगे तो इधर मार खा जाएंगे। बेशक लगाओ रट्टा फिलहाल, लेकिन लाइफ के लिए, लाइफ लॉन्ग चीज़ें हैं ना ये, तो ये सीखो चीज़ों को क्रिएट करना, कंपोज करना, इंशा, परदाजी, कंपोजिशन, ये सीखो। स्पीकिंग पावर भी आप में होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं ना, बोलना भी आना चाहिए अच्छा, और अच्छे तौर पर चीज़ों को लिखना भी आना चाहिए। सो वी वाइंड अप दिस सेशन राइट हियर। Still, if you have any question, you can put your question right away. If not, then just pack up.